जी पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है जी। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ जी मैं 2022, 21 और 20। 22, 21, 22, वाह जी वाह। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में आ रहा है हर साल 100 का। सही है जी, कोई मसला? और ऐसे ही आपके हर साल ग्रांट इनकम आ रही थी, अच्छी भली ग्रांट इनकम। पहले साल 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल कोई इनकम नहीं, बल्कि उल्टा साल के पहले दिन एक ऐसी हिट पड़ी आपको कि 4 फीट एक्सपेंस लिख दूं मैं। 4 फीट एक्सपेंस, ग्रांट 4 फीट एक्सपेंस, कोई भी नाम रख दो। ग्रांट 4 फीट एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है? 40 का। अब देखा जाए ना जी, देखा जाए तो 20 की इनकम पिछले 2 साल में बुक हुई थी, आज वही इनकम रिवर्स कर दिया आपने, क्योंकि अब वो पैसे अगलों ने वापस ले लिए। ठीक है, पैसे अगलों ने वापस, अगर सारे पैसे ना लेते तो सारी बनी हुई इनकम रिवर्स भी ना होती, लेकिन उस लेवल तक बात मुझे नहीं नजर आई आपकी किताबों में। सही है, तो ये तो आसानी हो गई। अगर डायरेक्ट मेथड हो तो रीपेमेंट के वक्त उल्टा क्या हो जाता है जी, थोड़ी सी आसानी। अच्छा, मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं या रहने दूं? कोई ज़रूरत नज़र आ रही है आपको? ज़रूरत नज़र आ रही है जी? मुझे भी नहीं नज़र आ रही ज़रूरत। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट नज़र आता रहेगा पहले 2 साल में, और पहले 2 साल में तो ग्रांट भी नज़र आती रहेगी। ठीक है, लेकिन तीसरे साल में आपका बस एसेट बचेगा, ग्रांट ने क्या हो जाना है, नील। लेकिन मैंने रीपेमेंट को ज़रा दिखा दिया पीएनएल के फेस पे। ठीक है भाई, ज़रा साइड पे नहीं हो जाते आप ज़रा मेहरबानी करें, इतने रोड़ा पै गया बता। फिर इसको निकाल के उधर ले जाएंगे ना, फिलहाल ज़रा सवाल पढ़ाना था। बल्कि अब सवाल तो याद हो गया, क्या ख्याल है? चल मेरा वीर, चल चल मेरा वीर, आ जा इधर। यू नो द मीनिंग ऑफ वीर? कार्टूना वाला वीर नहीं, जरा बच्चे वेंदे रहंदे ने। ओके, नाउ जरा दूसरी तस्वीर भी आ जाएगी ना, तो फिर ये सारी समरी यहाँ पे जब कभी देखनी होगी, जब कभी ज़िंदगी में देखनी होगी, हम 1 मिनट में ऐसे ओपन करेंगे। आपको भी मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, ये छोटे छोटे सवाल ज़रूर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल मुकम्मल हैं। आप देखें अगर तो कॉन्सेप्चुअली, जैसे मैंने अब इम्पेयरमेंट के सवाल लोड तो कर लिए थे, मिले तो नहीं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब कल जब आपको मिलेंगे तो उसमें बस CGU, मैंने कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं डाला था, तो कोशिश करूँगा डाल दूँ। वैसे कल के दिन में होना तो नहीं है, कल तो इम्पेयरमेंट करानी है और फिर उसका रिवर्सल कराना है, फिर कैश जनरेटिंग यूनिट है, फिर तो वो अब जो सवाल मैं करवाता हूँ उसमें स्टैंडर्ड कोशिश करके उसमें पूरा कवर किया जाता है। बाकी प्रैक्टिस तो फिर जाहिर सी बात है हम देखेंगे कैसे करनी है। ठीक है, कि ये मैंने कॉपी किया था, उसके अंदर हम MCQs देखेंगे, तो उसके अंदर ही फिर हम जाकर देखेंगे, ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट तो बेसिक बना हुआ है, उसी को ही चेक करना है कि जी हमारा कॉन्सेप्ट कितना को बना हुआ। अच्छा जी, लो जी भैनों भरावो, ए देखो, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। इसको हमने थोड़ा गुस्सा दिलाया, शर्म करो, नज़र ही नहीं आ रहे तुम दूर से। और अब हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से इसी सवाल को। ठीक है जी, बस इसके स्टार्ट में मुझे इन लगाने दो। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या होगा? हाँ जी, इसमें फ़र्क क्या होगा? 500 का एसेट आया, ठीक है, और 100 रुपये की ग्रांट आई, लेकिन इसी दिन 1 जनवरी 2020 पे ही खड़े होकर आप क्या किया करते हैं? आप गुस्सा पहले कम करते हैं, उसके बाद आप क्या किया करते हैं? आप एसेट की कैरिंग अमाउंट में से ग्रांट को नेट कर लेते हैं, तो डेफर्ड ग्रांट ख़त्म हो जाती है और एसेट कम हो जाता है। तो ये जो आपका 100 आया था, ये गया था जी, आया तो गया हो गया, कहते नहीं आया गया हो गया, उन्हें आया गया कर देता, ये वो आया गया ग्रांट को आपने आया गया ही कर दिया है जी। सही है,
अब ग्रांट इज नो मोर एंड एसेट इज ओ मोर, आइसक्रीम नहीं। अच्छा, अब जब बारी आई ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन ही सिर्फ हो सकती है, ग्रांट तो है नहीं, तो डेप्रीसिएशन के लिए आपके पास एक रिड्यूस्ड एसेट है। मैं यहाँ पे ना छोटा सा बल्कि यहाँ हो ही जाना है काम, ठीक है। मैं क्या निकाल लेता हूँ, एसेट की बुक वैल्यू। क्या निकाल रहा हूँ जी, एसेट की। देखो ज़रा, एसेट आया था 100 का, अच्छा सॉरी 500 का, एसेट में से 100 नेट हो गया और एसेट बच गया 400 का। अब ये 400 का एसेट पकड़ा हमने और इसको कितनी लाइफ थी, 5 साल पे डेप्रीशिएट। तो सी ये लो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तुसी से, ठीक है। यार अब ऐसे तो नहीं अच्छा लगता यार लैपटॉप भाई, यार भाई नहीं यार, एक तो इसको भी मनाना पड़ता है इसको आपके साथ साथ जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, पहले साल में अब देखो रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन आई, ठीक है। अगला साल आया तो अगले साल के अंदर आपको सिर्फ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन नजर आएगी। 2021 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वही 80 चलता जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है। अब हर साल अलग से इनकम, देखो ना पीछे क्या हो रहा था, 100 और 20, ऐसे ही है, ये साथ ही है, ये 100 20 अब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड में इनकम बाय वे ऑफ इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है, छुप के रिकॉर्ड हो रही है इनकम बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब आता है जनाब वो दिन जिसका आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। जी हाँ, अगले आ गए, ईद आ गई पर, हाँ ईद लंघ गई पर यार हाले नहीं गया, जा ही नहीं रहा। अब मेरे बच्चों, पागल खानों, सोचो 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 क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि असल में इनडायरेक्ट मेथड ना बहुत, ये डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, इनडायरेक्ट रीपेमेंट का थोड़ा टेक्निकल है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जिस वक्त ग्रांट रिसीव हुई थी तब आपने क्या किया था, एसेट को कम किया था। आज ग्रांट रीपे हो रही है तो एसेट को वापस बढ़ा दो, एसेट को वापस। तो 1 जनवरी 22 पे पहला काम आपने क्या किया, आपने पीपीई को डेबिट किया और भाईजान अगले कैश लेने आ गए, और अगर कैश नहीं पे किया तो पेबल कर दो, पूरा 100 और पूरा 100। अब एक मसला हो गया, सोच के बताना, जल्दी मुझे कोई नहीं है, सोच के बताओ, एक मसला हो गया। अब सोच के बताओ, जैसे ही आपने रीपेमेंट के दिन कैश पे करके एसेट को बढ़ाया, एक मसला हो गया, ये 100 रुपए की डेप्रीसिएशन जो है पिछले 2 साल में नहीं चार्ज हो पाई। अब पिछली डेप्शन को नहीं चेंज करना, यही तो एस्टीमेट चेंज है। अब क्या कर लें, क्यूमुलेटिव डेप्रीसिएशन इंपैक्ट इसका आज ही खड़े होकर डाल दें इस 2022 वाले साल। मतलब हम कहेंगे इसी एंट्री से आपने 100 पकड़ना है। हाँ भाई 100 किधर, नवा आया सोने, हाँ जी नवा आया हूं, नहीं हुआ था डेप्सिट तू, अब कर लेते हैं। अब एसेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से डेप्रीसिएशन को क्या कर लो, बढ़ा लो। डेप्रीसिएशन बढ़ने की एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, ये वो 100 रुपया है जो अगर ना माइनस करते पीपीई में से तो इसने 5 साल में डेप्रीशिएट होते आना था, 5 साल के हिसाब से, ऐसे ही है। तो कितने साल तक डेप्रीशिएट होता रहता, 2 साल तक, जो होने से रह गया है तो बताओ 40। तो डेप्रीसिएशन 40 रुपीज से आपने अब एकदम अभी खड़े होकर इकट्ठी ही रिकॉर्ड करनी है। पिछले सालों को कुछ नहीं कहना भाई, एस्टीमेट चेंज इसी को कहते हैं, पिछले सालों को कुछ नहीं कहना, जो हुआ सो हुआ। अंदाजा था कि नहीं बंद करना पड़ेगा ये प्लांट, लेकिन करना पड़ गया, कोई गल नहीं। एसिड बढ़ा है तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ाओ, 40 रुपए से। ये बात समझ आती है, एसिड बढ़ रहा है ना, बोलो। अब आपकी रीपेमेंट की वजह से एसिड बढ़ गया तो फिर डेप्शन एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक कोई मसला। ये दोनों काम आपने किस दिन खड़े होकर किए हैं? मैं 1 जनवरी की डेट दोबारा डाल देता हूं, वैसे मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा,
लेकिन चलो आपको जरा ये हो, उसी दिन भाई एस्टीमेट चेंज हो गया ना, तो उसी दिन कर लो ये एंट्री। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इस साल के एंड पर ही जाकर एक्सपेंस में नजर आएगा ये, लेकिन एंट्री तो इसी दिन कर दी ना आपने। अब एक मसला और भी हो गया है जी हाँ, आपका एसेट जो है उसकी बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू अब रिवाइज हो गई है। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे किया था काम, ये जो काम किया था ये दोबारा कर लें। ठीक है, ये क्या कर लें, दोबारा कर लेते हैं यार, रिवाइज बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, रिवाइज बुक वैल्यू कैसे निकलेगी जी, देखो आप बेशक 400 से शुरू कर दो, यहाँ पे 400 बन गया था ना ये, तो बोलो ये 400 की कैरिंग वैल्यू थी ना पिछले, फिर उसमें से डेप्शन भी माइनस करते हैं, या चलो शुरू से भी कर सकते हो। बहरहाल 400 पर आपका एसेट आ गया था ये। ठीक है, ये 400 का जो एसेट बना था, इसमें से फिर आपने साल के एंड पे 80 माइनस किया माइनस, और बोलो फिर एक और 80 माइनस किया, फिर आपने 100 आज ऐड कर दिया, और फिर आपने 40 दोबारा माइनस किया। ये माशाल्लाह से इतनी लंबी कैलकुलेशन हो गई है कि 300 पर ये जनाब आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई है। इस पे कोई एतराज़ है तो बताओ, वैसे अगर है भी ना एतराज़, इंशाल्लाह अभी इंपेयरमेंट के टॉपिक में जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, रिवाइज बुक वैल्यू वहाँ भी निकाला करते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया जी, असल तो यहाँ से शुरू करना चाहिए था, मुझे ये लिखना चाहिए था 500 माइनस 100 माइनस वो 400 हो गया था, तो मैंने वहां से शुरू कर दिया। कोई मसला, 400 बुक वैल्यू थी पुरानी जिसको डेबिट करते आ रहे थे, 400 को 80 रुपए कम किया, फिर 80 कम किया, ये जितने पर मौजूद था इस दिन, उस दिन 100 से इसको बढ़ा दिया, फिर साथ ही 40 से कम भी किया, यानी नेट में तो 60 से ही बढ़ाया। ठीक है ना, अब ये एंड पे आकर आपकी रिवाइज हो चुकी है बुक वैल्यू। तो 31 दिसंबर 2022 पर आप जब डेप्शन चार्ज करोगे तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब इसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया ना जैसे एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो फिर रिमेनिंग लाइफ को पकड़ना है आपने। ठीक है, तो 300 ये रिवाइज बुक वैल्यू निकाली अभी आपने, रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ जिस दिन ये गड़बड़ हुई है उसी दिन खड़े होकर निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले आपको बताता आ रहा हूं। यानी 2 साल गुजर चुके थे, 5 में से रिमेनिंग कितने हैं, 3, तो इसको डिवाइड। अच्छा, इसके कई तरीके हो सकते हैं भाई कैलकुलेशन के। ठीक है, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मुश्ताक मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है मुश्ताक, ओके, कोई है मुश्ताक? ओ नो, हमारी क्लास में कोई मुश्ताक ही नहीं है, कितनी बैड लक है ना। एक आधा मुश्ताक तो होना चाहिए था, हम तो उसके मुश्ताक हैं, कभी तो अल्लाह देगा वो मुश्ताक भी। ठीक है, लो भाई बताओ, सो नहीं जाग, सो, अच्छा 100 जी। लो भाई मेरे बच्चों, ये एंट्रीज आपने कर दी। ठीक है जी, ओके, ये 3 एंट्रीज आपकी होंगी इस साल की जी। प्लांट जो बड़ा है, ग्रांट तो पड़ा ही नहीं था, हमने ग्रांट को तो वैसे ही टें डज करके खत्म कर दिया था। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब इधर देखो आज क्या हुआ है, आज डेप्रीसिएशन 140 और 100 टोटल 140 की नजर आएगी। आप चाहो तो इसको अलग अलग शो करो, जरूरत नहीं है वैसे। अब अगर आप गौर करो तो हुआ क्या है, पिछले 2 साल जो 40 रुपए की टोटल में डेप्शन कम चार्ज हुई थी, इस साल क्योंकि रीपेमेंट हो गई तो हमने वो 40 भी रिवर्स की, और इस साल का भी जो बाकी था वो भी खत्म हो गया, मतलब एसेट दोबारा बढ़ गया, तो इस साल भी 100 पे। अगर वो ना होता तो 100 का एसेट होता ना, डेफिसिट हो रहा, तो बराबर कर दिया। ये कहलाती है जी रीपेमेंट। क्या कहलाती है जी, ये रीपेमेंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ही चल रही थी, वो डेप्शन ही आ गई, बस सारा इंपैक्ट किस पे डाल दिया हमने, ये जो पिछले 2 साल के अंदर आपकी रिड्यूस डेप्शन चार्ज हुई थी वो भी रिवर्स होगी, और इस साल की डेप्शन भी दुरुस्त कर ली अब आप। ठीक है, बैलेंस शीट को दिखाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा चलो, अब एक छोटी सी बात और, न्यूमेरिकली तो नहीं, थ्योरेटिकली एक बात यहां पर भी आ सकती है, लेकिन वो चूंकि स्टैंडर्ड अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं डरते डरते बात कर रहा हूं, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, अगला स्टैंडर्ड वही पढ़ना है। आपने चूंकि इंपेयरमेंट पढ़ी हुई है, आपको पता है बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। लेट्स से बुक वैल्यू 120 है और रिकवरेबल अमाउंट 150 है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस है जी? नहीं।
गेन होता नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज समथिंग एल्स, वो बात की बात है, फिलहाल सादा बात, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस या तो इज या नॉट इज, या तो है या नहीं है, ओके। लेकिन आपने एक रीपेमेंट वैसे एक काम किया, जरा गौर करो, एसेट की बुक वैल्यू बड़ी है, यानी एसेट में 100 डेबिट किया है तो मतलब इसकी बुक वैल्यू बड़ी है। जरा चेक कर लो कहीं इतनी तो नहीं बढ़ गई कि रिकवरेबल अमाउंट से ही ऊपर निकल गई हो, कहीं इंपेयरमेंट लॉस ना आ गया हो। ये इंशाल्लाह इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। बहरहाल एक बात छोटी सी याद रखें, अगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट हो और आपकी पॉलिसी हो डिडक्ट करना ग्रांट को एसेट में से, ये वाली पॉलिसी हो, तो अगर रीपेमेंट हो तो टेस्ट कर लो अपने एसेट को इंपेयरमेंट के लिए भी, दैट्स इट। बाकी कैसे करना है, टेस्ट क्या होता है, अगले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ना। मैंने कहा जरा चलते चलते ये बात कर ले, किसी एमसीक्यू में ना आ जाए, किताब में तो नहीं लिखी हुई आपके वैसे, लेकिन ये तो बात की हुई है ना रीपेमेंट की, तो फिर देखते हैं आप उसने क्या कहा है। तो ये जनाब आपकी रीपेमेंट है। मैंने सिर्फ पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, कोई एतराज है तो बताएं, बैलेंस शीट के भी बना देता हूं, हैं रहने दें तो फिर चलें जी। ये ले, ये जनाब आपकी रीपेमेंट का साल है और ये आपकी रीपेमेंट हो रही है, जिसमें जब आप डायरेक्ट मेथड में थे तो आपके साथ क्या हुआ, आपको एक एक्सपेंस बुक करना पड़ा, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में आपको शॉर्ट जितनी डेप्शन चार्ज हुई थी वो इकट्ठी ही एक दफा बढ़ाकर रिकॉर्ड कर लेनी पड़ी, ठीक है। ये दोनों मेथड्स की पिक्चर आप ले सकते हैं। ठीक है, यार करवा दिया करो रोज ही, आपको फिजिकली आना चाहिए ना, फिजिकल वाले इन्हें कहें कल वाला लेक्चर भी अपलोड कर। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ी सी इस चैप्टर की मैं तो कहता हूँ समरी बना लें, ठीक है। गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट की असिस्टेंस ही हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको असिस्ट किया टू परचेज पीपीई या टू रीइंबर्स सम एक्सपेंसेस, तो गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की, ठीक है जी। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, असिस्टेंस, ठीक है जी। अब अगर तो इस असिस्टेंस को आप, बल्कि एक मिनट, असिस्टेंस प्रोवाइड की डायरेक्टली आपको, सिर्फ आपको, डायरेक्टली आपको, ठीक है, तो फिर ये असिस्टेंस जो है ये IS 20 के स्कोप में आती है, ठीक है। अगर असिस्टेंस डायरेक्टली आपको दी गई है, ठीक है, तो ये IS 20 के स्कोप में आएगी। और फिर इसके आगे अगली बात क्या है कि ये जो डायरेक्ट असिस्टेंस आपको मिली है, अगर आप इसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकें, मॉनेटरी वैल्यू कैन बी असाइंड, क्या जी मॉनेटरी वैल्यू इसको असाइन की जा सकती है? अगर तो ऐसा ही है तो जो अभी तक हम कर रहे थे वही करना है। मॉनेटरी वैल्यू अगर असाइन की जा सके तो फिर इसको अकाउंट फॉर कर लें। ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट है। ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं। तो इनको आप क्या करो, इनको आप क्या करो, अकाउंट फॉर करो
डिस्क्लोजर भी देते हैं, लेकिन आपके किताब के अंदर उसने डिस्क्लोजर का जिक्र नहीं किया हुआ। इसको अकाउंट फॉर कर लो, बहरहाल मैं लिख लेता हूँ, अकाउंट फॉर करो और डिस्क्लोज कर दो। चलो डिस्क्लोजर रहने दो, अकाउंट फॉर करो, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पास करो, यही जो अभी हम कर रहे थे। नहीं नहीं, पूरी बात तो फिर ऐसे है कि फिर कहानी क्या है, फिर कहानी ये है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, ये मॉनेटरी ग्रांट्स हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें रिलेटेड टू एसेट है, कैपिटल ग्रांट जिसको आप कह रहे थे। और दूसरी कौन सी थी जी, रेवेन्यू ग्रांट। अब उससे अगली बात फिर आपको मैं नहीं यहाँ पे लिख के दे रहा, वो फिर आपको पता है। करके आए सारे सवाल आपने, तकरीबन 2 सवाल इसके किए थे और 2 सवाल पे रीपेमेंट, दूसरा भी है रीपेमेंट का, सच्ची। चलो तो ये आप ज़रा ट्राई करना ना। ये क्या है, ये एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट थी जो बाद में रीपे हो गई, तो ज़रा इसको भी देख लेना। उसके साथ क्या करना है, उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जैसा उसके साथ, बहुत सिंपल है, बस फोरफीट एक्सपेंस, लाइबिलिटी खत्म करके फोरफीट एक्सपेंस करके देखना, फिर करा दूंगा कल। अच्छा जी, अगर गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस तो दी है, डायरेक्टली आपको ही दी है, ठीक है, लेकिन उसको आप कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं असाइन कर पा रहे। मिसाल के तौर पे आप हैं माइनिंग के बिजनेस में, ठीक है, और गवर्नमेंट ने आपको कोई डॉक्टर यानी एक्सपर्ट, पीएचडी डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, महंगे महंगे एक्सपर्ट्स होते हैं मैं गवर्नमेंट के पेरोल पे, मैं और आप तो वो नहीं ना हायर कर सकते। अब गवर्नमेंट के पास कोई एक्सपर्ट था, गवर्नमेंट ने वो एक्सपर्ट आपको भेज दिया, उसने आके आपको ज़रूरी मशवरे दिए, महीने में एक बार आ गया, हफ्ते में एक बार चक्कर लगा लिया, ठीक है। आपने फार्म बनाया, आपने माइनिंग नहीं करनी तो ठीक है, आपने फार्म बनाया, गोट फार्म बना लिया आपने। अब बकरियों को जो है वो इलाज मुआवजे के लिए माहिर डॉक्टर आप तो नहीं रख सकते, छोड़ा, तो आपने बकरियों का फार्म बनाया, तो हुकूमत ने आपके लिए एक बंदा जो है, एक डॉक्टर जो है, वो उसकी सर्विसेज आपको दी, उसने आके आपको चंद मुफीद मशवरे दिए जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ। अब बड़ा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, फिर तो वो इधर चला जाएगा ना, सादा सी बात है। क्या आप कहोगे कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है, तो उसके ऊपर हमें क्या मिल गया है, पैसे मिल गए, तो फिर इनकम बना लें। लेकिन अगर आप उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड, ठीक है जी, तो ऐसी सूरत के अंदर ये ग्रांट नहीं कहलाएगी, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। क्या कहा जाता है जी, गवर्नमेंट असिस्टेंस। और चूंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब तक आप कोई मॉनेटरी वैल्यू ना लाएं तो आप उसको अकाउंट फॉर कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो अकाउंट फॉर कर लिया, साथ में डिस्क्लोज भी करते हैं। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, साथ में डिस्क्लोज क्या करना होता है, वो हम कुछ मोटी मोटी बातें बताते हैं जी, हमने ये वाला मेथड यूज़ किया हुआ है, डिडक्ट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं फेस पे, और कंडीशन लेट से ये अटैच की है गवर्नमेंट ने, इतना अरसा भी फुलफिल करने का रहता है। ऐसी कुछ बातें ग्रांट के बारे में बतानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज। लेकिन जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है उसको ओनली डिस्क्लोज किया जाता है। अकाउंट फॉर कैसे करें, मॉनेटरी वैल्यू तो साइन ही नहीं हो सक रही, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, किसी एमसीक्यू में आपके काम ही ना आ जाए। कोई ऐसा काम नहीं करते वैसे मेरे बच्चे कहीं पास ही ना हो जाएं, हैं, जब लग रहा हो यार समझ आ रही है, ओए ओए नहीं यार पहली दफा में पास हो जाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे अकाउंटिंग के, है ना, बेशर्मो, ऐसे तो नहीं करते। अच्छा ले जी, सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि कहीं पे काम आ जाए, क्योंकि इधर तो हमने बहुत सारी अकाउंटिंग कर ली, यहाँ पर तो कोई अकाउंटिंग है नहीं, ठीक है। हमारे पास तो एग्जांपल्स ही हैं, क्योंकि सिर्फ क्या करना होगा हमने, डिस्क्लोज। एमसीक्यू देकर आपको परेशान कर सकता है, कोई एग्जाम्पल बताएं जी, क्या ग्रांट है, क्या है जो है वो असिस्टेंस है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल, हाँ ये जो बात मैंने बोल दी ये तो अब तुमने बोलनी थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं, फ्री टेक्निकल एडवाइस, ये जो मैंने बोला, ठीक है, मसलन फ्री टेक्निकल एडवाइस, मसलन आपकी गारंटी प्रोवाइड कर दी हुकूमत आपकी ने, प्रोवाइडिंग गारंटीज। बाहर के मुल्क से आपने कोई रॉ मटेरियल मंगवाना था,
आपने आपकी कोई एतबार नहीं कर रहा था, हुकूमत ने आपको गारंटी प्रोवाइड कर दी। अब गारंटी को मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं साइन की जा सकती, तो उन्होंने कहा कर देगा इंशाल्लाह, ये कर देगा पेमेंट, हम कह रहे हैं नहीं करेगा तो हम फिर लायबल है, ठीक है। तो वो जब नहीं करेगा तो फिर IAS 37 देखेंगे जाके क्या कहता है, ठीक है। बस काफ़ी है मसलन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा देती हैं। मसलन आप जिस इलाके के अंदर आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे रोडों का जाल बिछा दिया जाल, ठीक है, हुकूमत ने, तो इससे तो फ़ायदा आपको भी होगा, आपके गवांडी को भी होगा, आपके अगले हमसाय को भी होगा, बल्कि उस पूरे इंडस्ट्रियल जोन को होगा जहाँ पे ये सड़क बन गई। हुकूमत ने वहाँ पे पानी की कमी थी तो ऐसा पानी का जाल बिछा दिया कि अब जो है वो वहाँ पे आप लोग जो है वो खुले नहाते तो होते हैं, पहले पानी पीने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्टली आपको असिस्ट किया गया है। तो बच्चों इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है। क्या डिस्क्लोजर है? ये IAS 20 के स्कोप से बाहर है, ठीक है। इसका ना तो कोई डिस्क्लोजर देना है आपने, ना ही आपने इसकी कोई अकाउंटिंग करनी है, ठीक है जी। तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ IAS 20, ठीक है जी। तो इसका आपने क्या करना है, ना कोई जर्नल एंट्री, ना ही कोई डिस्क्लोजर, नो जर्नल एंट्री, ये समरी बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, और नो डिस्क्लोजर। बीच में असिस्टेंस वगैरह आया था ना, मैंने कहा भी फड़का दें, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल क्या है जी, इंप्रूवमेंट इन जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या आ गई जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक ही ठीक है, क्या ख्याल है? जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव होगी ना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर तो बेटा टैक्स फ्री जोन बना दिया उन्होंने और वहाँ पे जो भी आकर बैठ जाए उसको वो फ़ायदा होना है, तो वो फिर सबको ही है, सिर्फ आपको तो नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आपको दिया गया है तो फिर इधर आ जाएगा, सही है। चलें जी, ये जनाब थोड़ी सी समरी सी कोशिश की है बनाऊं, बाकी फिर देख लेते हैं मज़ीद जो भी हुआ, एक दफ़ा ज़रा पढ़ लेते हैं जाके आप। ये वैसे ही था, ज़रा ये वैसे ही गपशप हो रही थी, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं और साइड पे कर देता हूँ। ये तो फिर वो है ना कि आगे ये इससे आगे कहानी चल पड़ी थी, इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो फिर पढ़ा दिया आपको वैसे। अच्छा अच्छा, अच्छा ये ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब ज़रा ये रीपेमेंट की बात शुरू हुई थी, ज़रा इसको एक नज़र तो डालें, तब तक मैं 2-4 मैसेज कर लूँ आगे पीछे, सजे खपे दाएं बाएं उते थले। जी क्या कहते हैं, पढ़ा है, समझ आ गया, कोई बाहर की बात तो नहीं हुई? पढ़ लें। इन सम केसेस ग्रांट्स में नीड टू बी रीपेड इफ कंडीशंस आर ब्रीच्ड, इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे द ग्रांट एंड रीपेमेंट इज प्रोबेबल, इट शुड बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद मेरकॉर्प। और ठीक है, वो तो पढ़ा ही नहीं है ना, मैंने सादा बात कर दी कि कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, ये तो लाइबिलिटी। वो IAS 37 में जाकर बताऊंगा कि लाइबिलिटी कौन सी वाली ऑब्लिगेशन को लाइबिलिटी कहते हैं और कौन सी वाली को प्रोविजन, वो फिर अलग बात है, ठीक है ना। वो फिर ये भाई वाली बात आ जाती है ना, हुकूमत माफ़ कर देगी, क्या लगता है यार आसपास लोगों को माफ़ कर दिया, हमें भी कर देगी, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आ गया था। तो वो फिर वो जब वो पढ़ लेंगे तो फिलहाल सादा बात, उन्होंने ले लेने पैसे, ठीक है, ले लिए हैं तो कैश क्रेडिट, नहीं तो लाइबिलिटी पेएबल, ठीक है, पेएबल टू गवर्नमेंट। इफ डेफर्ड इनकम मेथड फॉर कैपिटल ग्रांट हैज बीन यूज्ड, देन रिमेनिंग ग्रांट वुड बी रीपेड टू गवर्नमेंट, remaining would be repaid to government
एनी अमाउंट रिलीज टू प्रॉफिट मे नीड टू बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ रीपेमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो रिवर्स करा दिया उसने। खैर उसने तो ये कहा है कि रिमेनिंग ग्रांट वुड बी रीपेड, मतलब हमें तो फुल ग्रांट ही रीपे करनी पड़ी ना, अगर रिमेनिंग है तो यार इसका भी कुछ सवाल फिर देख लेता हूँ। ठीक है, डेफर्ड इनकम मेथड यूज कर रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको रीपे गवर्नमेंट को जितना करना पड़ेगा, बाकी रिवर्सल करोगे वो मैंने आपको फुल पेमेंट करवा के रिवर्सल करवा दिए। अगर कम होता तो रिवर्सल भी कम होता। बड़ा सिंपल सा काम है, देख लेंगे किसी जगह पर, टेस्ट होने तो दो। ठीक है, आके if the netting of method of grant is used, then cost of asset must be increased to record the full cost of asset without grant, liability will be set up for grant repayment अगर नहीं की तो। लेकिन साथ ही इसको बात करनी चाहिए थी, जब एसेट बदल गया है तो डेप्रिसिएशन की भी बात कर रहे थे, बहरहाल उसने ये बात नहीं पसंद की करनी। ठीक है, चले अब ऐसा है मेरे ख्याल में तो अब हमें यूं कर लेना चाहिए कि हमें, क्योंकि हाँ एक सवाल था वो मेरे ख्याल में फिर मैं पहले करा देता हूँ। एक ही सवाल मैं कराऊंगा, कौन सा था भला? 11 था 10 था? ये 10। अच्छा 11 में क्या है? 11 में क्या है? नहीं किया, ये लाजमी कर लेना। 10 तक दिया था, इस पे मैंने क्या लिखा तो हुआ है 11 पे होमवर्क। चलो ये आज के लिए लिखा होगा ये लो। ठीक है, अब रह गए जनाब 5 मिनट, तो चलो कम से कम सवाल पढ़ तो लेना। ठीक है, करने को तो फिर कल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सवाल पढ़ें। वैसे घर पे ट्राई किया हो तो फिर ना पढ़ें, फिर इकट्ठे पढ़ लेते हैं, और घर पे ट्राई नहीं किया, जहमत नहीं की, तो फिर मिल के पढ़ लेते हैं। जी ट्राई किया था जी? भाई आप कब पढ़ना शुरू करोगे? हैं? कल से? कल नहीं आनी? किया था ट्राई? 10 तक किए थे, तो वही 10 किया था। हाँ तो 10 की बात ही कर रहा हूँ। चलो अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट उसने कहा है माशाल्लाह से एक्सट्रैक्ट्स बना दें, करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट क्या होगी अबव की। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर x3, ये जुमले का मतलब क्या होता है? ऐसा साल जो 30 सितंबर x3 तक है, तो वो फिर शुरू कब होगा? 1 अक्टूबर 2002 पर शुरू होकर 30 सितंबर 2003 पर ख़त्म हो रहा है x3। ठीक है जी। अच्छा अब इस साल में क्या किया इन्होंने? कहते हैं हडसन बिल्ड अ न्यू माइनिंग फैसिलिटी प्रॉपर्टी पीपी टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू लॉज रिगार्डिंग ऑन शोर गैस एक्सट्रैक्शन। उन्होंने कहा जी गैस निकालने की इजाज़त मिल गई थी, इन्होंने फटाफट माइनिंग फैसिलिटी लगा दी। पीपीई डेबिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी कॉस्टेड 10 मिलियन। तो ये क्या है जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो मैं वर्किंग 1 शुरू कर दी मैंने, कॉस्ट ऑफ एसेट, माइन लिख लो, एसेट लिख लो। ठीक है, जिसमें क्या आ गया जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, आज मेरी जूम मीटिंग भी है, डॉलर इन मिलियन चलेगा 10। ठीक है अच्छा उसके बाद आगे कहता है हडसन टुक आउट, अच्छा टू फंड, मतलब हमें ये ज़रूरत थी। ठीक है, हाँ तो फंड करने के लिए इसको, यार बहुत ही छोटा हो जाएगा मिलियन वाला काम, 1000 में कर लें। सही आ गया था जवाब। चलो फिर कितने राउंड का, मतलब फिर किस तक लेकर जाना पड़ा? नहीं तो फिर फ़ायदा क्या मुझे? ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है ओके, तो कितने आ गए जी? 10,000 डॉलर की हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए टू फंड दिस हडसन टुक आउट 10 मिलियन 6% लोन। ओह, तो 1 अक्टूबर को उसके पास तो पैसे थे नहीं, उसने फटाफट क्या किया? तो अब स्पेसिफिक लोन लिया है तो कोई ना कोई बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए मैं वर्किंग 2 ओपन कर लेता हूँ। तो वर्किंग 2, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में। बाकी अब पर्चा आ गया ना, पर्चे के सवाल के अंदर आप ये नहीं बैठ के लिखना नंबर 1 पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे, 2 पे, वो तो आपके दिमाग में फॉर्मेट पक्का करना था, इसलिए 2-3-4 सवाल वैसे करा दिए। अब जो है बस वही है, तो सिर्फ एक ही चीज आ रही है, और वो क्या है? वो क्या है?
हाँ, टू फंड दिस हडसन टुक 10 मिलियन का लोन विच इज नॉट रीपेड अंटिल X6। ओ पता नहीं कहाँ तक पे होना है, तो हमारे साल में पेबल है। द 6% इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30 सितंबर X3। इंटरेस्ट तो होना ही है। कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन दिस एंड वर्क कंप्लीट दिस एज नॉट ऑल फंड्स, ये भी आ रहा है बादशाह। लो जी, तो 4% पर आपने इन्वेस्ट करना है। तो भाई अब बोरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा हुआ सारा आ रहा है ऑन स्पेसिफिक लोन्स आया। इसमें आपने कहा जी 10 मिलियन का लोन है, उस पर 6% रेट है, लेकिन जो पीरियड कैपिटलाइजेशन का है वो तो हम देखेंगे कमेंसमेंट और सीजेशन। कमेंसमेंट होती थी लेटर ऑफ लोन रिसीव, लोन आ गया, वर्क स्टार्टेड, कहां लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन 1 अक्टूबर। और कोई बताया पहली पेमेंट कब हुई है? तो फिर नॉर्मली वो कब हम अज्यूम करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कमेंसमेंट डेट में डाल देता हूँ, डायरेक्ट करें बल्कि कमेंसमेंट यहाँ पर क्या आ गई, 1 अक्टूबर, ठीक है। और सीजेशन कब करेंगे आप, ये डायरेक्ट सोच लेना था आपने, कोई जरूरत नहीं है वर्किंग करने की। तो किस दिन काम खत्म हो गया जी, 31 अगस्त पे। तो 31 अगस्त, अब पढ़ा हुआ काम जब सामने आता है ना, अब मैंने तो ये सवाल नहीं देखा था पढ़ाने से पहले, लेकिन मैंने सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करना है ना बेटा कि जो आपके सिलेबस में चीज़ है वो सारी की सारी सवालों के ज़रिए आपके सामने हो। लेकिन बेटा प्लीज़ इसको समझिए, CCA के अंदर किताब की रीडिंग बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक लफ्ज़, एक ही तो किताब आपको लगाई है, किटें दोनों करानी है, एक ही किताब है। तो एक किताब को सिर्फ पढ़ना है जाके, जब मैं कहता हूँ चैप्टर पूरा है, जस्ट एक रीडिंग देनी है और उससे भी कॉन्फिडेंस ही मिलता है, फिर दोबारा बेशक ना पढ़ना, एक बार तो पढ़ो, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठहर जाओ यार। कंस्ट्रक्शन वर्क बिगैन एंड वर्क कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त एज नॉट ऑल फंड्स आर, कौन सी जगह पे लिखा हुआ है? माइनिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर का मतलब है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद फिर अवेलेबल फॉर यूज तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो हम कहेंगे 31 अगस्त पे। अब माइनिंग आपने लेट शुरू की तो आपका कसूर है, वो डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल कितने मॉन्थ्स बने, मॉन्थ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आगे 8-11 महीने। चलो अब ये 11 महीने, अगली बात, यानी अक्टूबर से पहले और अगस्त के बाद आपने कैपिटलाइजेशन, ये अक्टूबर तो पहला महीना है, ठीक है, और 31 अगस्त से बाद सिर्फ सितंबर है जिसमें आपने 1 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL में लेके जाना है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स बनाने, मजे की बात यह है, शुक्र है मैंने पहले सवालों में बनवा दिए थे, वरना आज मैं मारा जाता है जी। एक्सपेंस में भी जाना है कुछ, चले अब साथ साथ करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज कर दोगे आप? कहीं सस्पेंशन तो नहीं है? पक्की बात है, सवाल में सस्पेंशन तो नहीं है, हमने वही पढ़ी हुई, ठीक है। तो 11/12 कर दिया आपने, ठीक। और नहीं, वो आगे लिख लेंगे 1000 में ना, वर्किंग करते हुए क्यों सिफरें डलवाते हो मुझसे? हाँ, वो आगे फिर आपने जब आंसर आ जाए इसका, उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना क्या मसला है, ठीक है। छेड़ो मत मुझे, अब इस वक्त मत छेड़ो मलंगों को। अच्छा, अगली बात, सस्पेंशन नहीं है इसलिए सुकून मारे। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई रिसीट पेमेंट नहीं बनवाता आपसे वो सवालों में, ठीक है, नहीं बनवाता आपसे, सुकून है जिंदगी में, पर अगर हो जाए मसला तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं, आगे छोटे छोटे काम है करते जाएं, लेकिन बेटा करने से ही पता लगेगा ना क्या हमें आता है। Not all funds were required immediately. Hudson invested 3 million of the loan in 4% bonds on 1 अक्टूबर X2, ठीक है, इधर से तो काम चालू है अंटिल 31 जनवरी। 31 अगस्त से पहले ही खत्म हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यार कभी कभी तो ना बस बहुत अच्छा लगता है ये एग्जामिनर मुझे, वैसे ही किताब है, एग्जामिनर भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, भी देखते हैं ना जी, आप परचम भी देखेंगे इंशाल्लाह। 3 मिलियन इंटू 4% इंटू 4/12, ठीक है जी। अब फरमाइए जी, 0.55 नहीं, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, और माइनस 40, पक्की गल है, 400 या 40 फैसला कर लो। श्योर है? श्योर हो तुसी? कहंदे आहो,
जी 500। अच्छा, अब ये 510 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज मतलब नेट करके आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो बोरिंग कॉस्ट आ गई 510, लेकिन बच्चों मैं बना रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स ना, एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मैं पीएनएल को साथ ही ओपन करता हूं ताकि ये बात बाद में मुझसे रह ना जाए। तो ईयर एंड है 30 सितंबर X3, यही है, यस। अच्छा, अब मुझे बताओ 11 महीने का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज कर दिया। लोन तो आपने 1 अक्टूबर को लिया था और लोन सारे का सारा जो है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो तो 2006 में कहीं जाके आपका रीपे हो रहा है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट क्या बैंक ने नहीं लेना, लेना है, तो वो कहां आएगा? हाँ, बैलेंस शीट। जी, तो कितना था जी? $10, $10 मिलियन इंटू 6% इंटू 1/12, जी 50 रुपए का एक्सपेंस पीएनएल में, ठीक है। तो 50 रुपीज का ये एक्सपेंस नजर आएगा आपको पीएनएल के अंदर, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो एक और चीज भी आ रही थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसमें भी आता है, याद है ना, वो डीकमीशनिंग प्रोविजन निकाल के रखेंगे और फिर उसको प्रोविजन डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग, तो वो कोई बात नहीं, अगर फिर आगे तो अलग लिख देंगे, खैर है। या तकलीफ बहुत हुई तो मैं यूं करके ब्रैकेट में डाल दूंगा, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला ना, कहीं को वर्किंग शर्किंग तो कोई नहीं की। आगे चलें। अच्छा भाई, अब उसके बाद हो इनकम भी तो कुछ पीएनएल में आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम कोई जितनी थी सारी की सारी ही उस ब्रैकेट में आ गई थी जिसने एसेट में से नेट होना है, इसलिए कुछ भी पीएनएल में नहीं आया। और अगर होता ऐसा कि इनकम भी पूरा साल आती रही होती, लेट से स्पेसिफिक लोन वैसे बाद में बचता कोई नहीं है, बात लेट से होती तो अदर इनकम में लिख लेते, या कमेंसमेंट बाद में हुई होती तो पहला महीना इनकम होती, अदर इनकम में लिख लेते, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक तो कहता है कि जी वर्क कंप्लीट हो गया 31 अगस्त X3 पे, और माइनिंग कमेंस हुई है 1 सितंबर पे, और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर, तो 10 साल इसकी लाइफ है, लेकिन डेप्रिशिएट तो तब करें ना जब ये भी हो जाए, ठीक है। ये क्या है, कहता है कंडीशन है यहां पर ये लगाने की, गैसें घूसे निकालो, पर जाते हुए रिक्वायर्ड है लॉ के तहत के डिसमेंटल करना पड़ेगा, कब? 1 अक्टूबर X20 ईयर 3 पे। इस वक्त हम खड़े हैं ये 10 साल, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू करेंगे 10 साल तक, तो 10वें साल के एंड पर आपको ये डिसमेंटल करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर पे मेंटल हुआ है ये, मतलब नहीं, हाँ 1 अक्टूबर पे काम शुरू किया था, ठीक है, तो इसी दिन से ही इसको आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जरा, देखो जी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। अब इसकी एक और वर्किंग कर लें, ये कहाँ कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। वैसे तो एसिड के साथ ही इसको जोड़ लेना चाहिए, एसिड के साथ ही जोड़ लेना चाहिए, लेकिन मैं वैसे इसको अलग चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और प्रोविजन, फिलहाल सिर्फ प्रोविजन की बात कर लेता हूँ, बीच में एसिड फिट करना हुआ तो कर लेंगे, ठीक है। वैसे हम साथ साथ भी चलाते थे, ऐसे ही है ना जी। तो बोलो, जूम मीटिंग मेरी अब से ठीक 10 मिनट बाद शुरू होनी है, तो जल्दी से मुझे बता दो, या ये ट्राई करोगे? अब थोड़ी सी तरतीब मिल गई है। ये देखो, पहले ज़रा इसको ज़रा फटाफट कर लें, ज़रा इसको कर लें फटाफट, फिर वर्किंग इकट्ठी कर लेंगे जी। कितने आपने पे करने हैं? $3 मिलियन। तो 1000 में करना है तो 1000 में कर लो। कितने ही डिस्काउंट रेट सवाल में कहीं गिवन है? डिस्काउंट रेट 6% है। और ये जनाब आपका ये 1 अक्टूबर ईयर 3 थी, 11 साल के बाद कह रहा है बेसिकली, ये ऐसा ही है। क्या बना 2012 से 2023 तक, ठीक है। तो कितने साल बने? डिस्काउंट रेट है
1.0, जल्दी बता दो 1.0 क्या रेट है जी? 0.6 कितने साल पीछे बुला लो इसको? 11 साल पीछे बुला लो। आंसर बताओ। अब 1580 थाउजेंड्स के अंदर आ गया, ये प्रोविजन है, ठीक है। अब इसकी एंट्री हो जाएगी, ये एसिड में जाकर ऐड होना है, ठीक है। फिर एसिड में ऐड होकर इसको छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बस कर रहा हूँ, इसको पूरा करना है, यहीं पे मैं पूरा करूंगा, ठीक है। ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, ये एसिड में ऐसे ही रहेगा। एसिड को अलग डेप्रिशिएट करी जाओ, इसको अलग ग्रो करना है, ठीक है। लेकिन कितने साल? क्यों? क्योंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट एक ही है, ठीक है। इसको मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने इस चैप्टर के अंदर अब कुछ भी नहीं छोड़ना, एक बात। दूसरी बात, कम से कम दर्जे के अंदर आपने ये सारे MCQs कर देने हैं। 1 हो चुका, 2 लिख लें जल्दी से, 3 वैसे पहले बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बस 15 तक सारे MCQs कर लेने हैं, ठीक है। और सिर्फ थोड़ा सा और काम करना है। वो क्या करना है? ओह सच्ची, ये भी मैंने सॉल्व किया था, अल्लाह के बंदे तुमने मुझे याद ही नहीं कराया, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लो। असल में ना आपने, चले ये असल में ये ACCA स्टडी हब का सवाल है, तो ये सवाल समेत दिखाऊंगा मैं कल ही, ठीक है ना। आप लोग इसको इग्नोर करो फिलहाल, बात करे बगैर कैसे चलेंगे आगे। हाँ, मैं तो दिखाने लगा था आपको कि ये आपने सिर्फ 211 से 215 वाले ये जो ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चंस हैं, यानी एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस ये भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 216 से 220 वाले ये एक केस भी कर लेना है। बाकी मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि ये आप IS 20 के हैं, क्या है ये, लेकिन IS 21 करने के बाद यानी फॉरेन करेंसी कर लेंगे तो फिर ये हो सकता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी। उसके बाद IS 23 वाला ये कर सकते थे, लेकिन IFRS 9 बीच में आया पड़ा, इसलिए मैंने इसको भी फिलहाल स्टॉप लगवाया, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड्स तो अभी आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 211 से 215 और 216 से 200 यानी 211 से 220 तक बेसिकली ये 5 MCQs भी आपने कर देने हैं। एक सिचुएशन के साथ 5 MCQs होंगे या ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन है, ठीक है। करोगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। कम से कम दर्जे में ये करके आना है आपने जिंदगी। ये देखो ना, ये 1 से लेके 15 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और 11 से 15 16 से 20 ये 2 केसेस हैं, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।